देखने को मिला है। यहाँ बलूचिस्तान से अपडेट ये है कि केपी में आतंकी हमले लगातार जारी हैं। आतंकियों के आगे नतमस्तक एक तरीके से पाकिस्तान सरकार नजर आ रही है। टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तानी सेना है और पुलिस है। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के लिए बड़ी चुनौती अब ये खड़ी हो गई है। पिछले 2 दिन में 29 सैनिकों की मौत अब तक हुई है, कई जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान में टीटीपी आतंकियों का ये आतंक जारी। बलूचिस्तान से अपडेट, जहां पर केपी में आतंकी हमले चल रहे हैं और इन सभी हमलों के आगे एक तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वो नतमस्तक नजर आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये सिचुएशन बनी हुई है। पिछले 2 दिन में 29 सैनिकों की मौत हो चुकी है और ये बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए है। पाकिस्तान में जो हालात बन रहे हैं, सवाल अब ये हो रहा है कि क्या पाकिस्तान फिर से टुकड़ों में बंटने वाला है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा से अपडेट आप जानिए, जहां पर आत्मघाती हमले की खबर मिल रही है। हमले में 17 जवानों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें जख्मी हो गए हैं। खैबर पख्तूनवा प्रांत के बन्नू जिले में यह हमला हुआ। हमलावरों ने विस्फोटकों से भरे हुए वाहन में विस्फोट कर दिया। टीटीपी के सहयोगी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले ली है, इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अब ऐसे में सवाल बड़ा ये, जो चुनौतियां पाकिस्तान सरकार के आगे बढ़ रही हैं या फिर जो परेशानियां आम लोगों के लिए यहां पर खड़ी हो रही हैं, पाकिस्तानी फौज के सामने खड़ी हो रही है, क्योंकि 29 सैनिकों का 2 दिन में मारा जाना बहुत बड़ा नुकसान किसी भी मुल्क के लिहाज से है। ऐसे में पाकिस्तान जब ये परेशानी अपने आप में झेल रहा है तो चर्चा इस तरह की हो रही है कि पाकिस्तान का जो पाप है वो सामने आ गया और उसके आस्तीन में पलने वाले सांप अब उसे ही डसने का काम कर रहे हैं। इन सब की वजह अलग अलग तरीकों से सामने आ रही है। यहाँ खबर ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में, जहां आत्मघाती हमला हुआ है, 17 जवानों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। बन्नू जिले में यह हमला हुआ। खैबर पख्तूनवा प्रांत में हमलावरों ने विस्फोटकों से भरे हुए वाहन में ब्लास्ट कर दिया। टीटीपी के सहयोगी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है और जिम्मेदारी लेते हुए चेतावनी भी भविष्य के लिए। यहाँ एचजीबी ने पाकिस्तानी सैनिकों के सिर भी काट दिए, यानी कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने पाकिस्तानी सैनिकों के सिर भी काट दिए हैं, यानी कि गला काटकर एक तरीके से हत्या की गई है और ये बड़ा नुकसान पाकिस्तानी फौज के आगे है और बड़ी सरदर्दी इस वक्त पाकिस्तान सरकार के आगे है। ऐसे में ये जो बड़ा चैलेंज अभी पाकिस्तान सरकार के सामने आ गया है, इससे कैसे निपटेगी पाकिस्तान सरकार। टीटीपी सरकार क्या यहाँ पर चलाते हुए नजर आएंगे और शहबाज शरीफ क्या देखते रह जाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो जहन में उठ रहे हैं रह रहकर। असंतोष इसमें एक बड़ी वजह मानी जा रही है। सीपेक परियोजना को लेकर बलूचिस्तान में लंबे वक्त से लोगों का जो संघर्ष है और जो गुस्सा है वो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। इस पर बात करेंगे, मेरे सहयोगी दानिश रिजवी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। दानिश, पाकिस्तान को लेकर लंबे वक्त से कहा जाता रहा है कि भाई उसने आस्तीन के सांप पाल लिए और अब ऐसा लग रहा है कि जो आतंक के बीज बोए थे वो सामने आ रहे हैं, वही आस्तीन के सांप अब डसने का काम कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में, पीओके में, खैबर पख्तूनवा में असंतोष भी बहुत बड़ी वजह है इन घटनाओं की। अभी तक का अपडेट क्या कह रहा है? पाकिस्तान सरकार कैसे सिरदर्द से घिर गई है और पाकिस्तान फौज 29 सैनिकों की मौत के बाद कितने बड़े झटके में? बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो सांप पाले थे पड़ोसी मुल्कों के लिए काटने के लिए, डसने के लिए, वो वही सांप अब पाकिस्तान को लगातार काट रहे हैं। पिछले आप 1 महीने के दरमियान देखेंगे तो तकरीबन 50 से ज़्यादा सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। इस नवंबर के महीने में आने वाले वक्त है, लगातार जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, पीओके में लगातार हमलावर हो रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि पाकिस्तान की सेना इस वक्त आतंकियों के सबसे बड़े निशाने पर है। अब पिछले 2 दिन के अंदर आप देखें तो किस तरीके से वहां पर आतंकियों ने पाकिस्तान की सैनिकों पर हमला बोला है। पाकिस्तान टीटीपी लगातार इस बात को लेकर हमेशा से उग्र रहा है कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक मुल्क बनाया जाए, जिसको लेकर वो 2007 से लेकर अब तक लगातार अपनी बातों को लेकर इस बात पर मंथन और चिंतन और लगातार वार्निंग देता रहा है। जिसको लेकर शहबाज की सरकार रही हो या इमरान की सरकार रही हो, दोनों सरकारों को पशुपेश में डाला है टीटीपी ने। अब टीटीपी के एक जो सहयोगी ग्रुप है, वो उस ग्रुप ने जिस तरीके से कल हमला किया है, वाकई बहुत निर्ममता के साथ जिस तरीके से हमला किया है,
है, सैनिकों को गर्दन को काट कर जिस तरीके से लोगों की हत्या की गई है और उसके अलावा जिस तरीके आत्मघाती हमला किया गया जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान में लगातार जिस तरीके से आतंकवादी की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या पाकिस्तान अब खंड खंड होने की कगार पर है? जिस तरीके से पीओके में लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन को रोकने के लिए वहां पर काला कानून लाया जा रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान सेना के खिलाफ और चीनी कंपनियों के खिलाफ लगातार उग्र हो रही है। उसके अलावा जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लगातार इस बात को लेकर हमेशा पाकिस्तान सरकार को दो टूक लहजे में कहता रहा है कि हमारा या तो शासन होगा या तो इस्लामिक शासन होगा या तो यहाँ पर पाकिस्तान के सैनिकों के यहाँ से हटाया जाए, जिसको लेकर वो लगातार वार्निंग और चेतावनी देने के बावजूद भी लगातार पाकिस्तान सैनिकों पर हमलावर लगातार होता रहा है। उसका यह नतीजा है कि पाकिस्तान में आज लगातार पिछले कुछ महीनों से देखिए कि जिस तरीके से हमला हो रहे हैं, वहाँ पर आतंकी हमले हो रहे हैं, उसको लेकर शहबाज शरीफ अब तक कोई मुखर होकर कोई ऐसी वार्निंग चेतावनी उन्होंने नहीं दी है। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप यकीन मानिए कि वहाँ पर राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा आतंकवादी संगठन है। आप अंदाजा लगाइए कि मुख्य 3-4 पार्टियां पाकिस्तान की हैं, उसके अलावा आपको याद नहीं होगा कि कौन सी पार्टी है। लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन जो यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक 100 से 150 के बीच में वहां पर आतंकवादी संगठन है, यानी कि पाकिस्तान के हर प्रांत में, हर इलाके में, हर जिले में उनके एक अपने गुट हैं और जिस गुट के जरिए पाकिस्तान की सरकार को हमेशा दहलाते रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार को दहलाने का काम अब इन घटनाओं ने एक के बाद एक कर दिया है और आपने बताया कि पिछले 1 महीने में करीब 50 सैनिकों की मौत ऐसे ही हो गई है। इस पर बात हम करेंगे जो अभी के हालात बने हुए हैं और इन अभी के हालात में पाकिस्तान सरकार को कौन से विकल्प पर बात करनी चाहिए या फिर कौन से विकल्प पर सोचना चाहिए। मेरे साथ में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव जी हैं विदेश मामलों के जानकार, वो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और दानिश भी मेरे साथ में हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर जामवाल, मैं आपसे समझना चाहूंगी जो हालात अभी पाकिस्तान के सामने बने हुए हैं, पाकिस्तान सरकार के लिए कितना बड़ा सरदर्द है, पाकिस्तानी फौज इससे कैसे निपटे, यहाँ ये जो अलग अलग आतंकी या लड़ाके अब सक्रिय हो गए हैं और आक्रामक हो गए हैं, इसमें तो बड़ी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान सरकार की है कि इन मामलों को शांत करे, घटनाओं को रोके और बड़ा सिरदर्द भी, चैलेंज भी, समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। हमारे यहाँ तो शुरू से ही कर्मा में यकीन करते हैं, सो दिस इज कर्मा कमिंग बैक टू पाकिस्तान। बात सही है आपकी कि द नंबर ऑफ कैजुअलिटी सिर्फ 2 दिन की बात नहीं है, पिछले कुछ सालों से आप देखें ये ऑलमोस्ट डेली का घटना है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ इस टाइप के अटैक होते हैं, बलूचिस्तान में हो गए, केपी एरिया में हो गए, यहाँ तक कि सिंध के इलाके में, कराची के अंदर, पंजाब के अंदर, कोई जगह आप बताओ जहां पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। अक्रॉस द बोर्ड पूरे देश में ये हो रहा है और लगातार हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान आर्मी इतनी कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करने के बाद अभी तक फंक्शनल क्यों है। मेरे को सबसे पाकिस्तान टूटने से पहले मेरे को पाकिस्तान आर्मी के टूटने का डर है, बिकॉज देयर इज अ लिमिट कि आप कब तक कितनी कैजुअलिटी उठा सकते हो, कितनी बॉडी बैग्स एक सेना हजम कर सकती है विदाउट इंटरनल इंप्लोजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फौज के अंदर ही एक। हालांकि उनके जो बलूच रेजिमेंट या 2 ऐसी रेजिमेंट हैं जहाँ पे मतलब कि भी बलूचीज या फ्रंटियर के लोग हैं, वो खाली नाम में बलूच रेजिमेंट है, असल में उसकी उन्होंने ऑलरेडी जो ट्रुप कंपोजिशन है उसको ज्यादातर पंजाबी कर दिया है, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो बलूच हैं और फ्रंटियर रीजन से आते हैं। यहाँ एक बड़ी डायकॉटमी है कि यहाँ से शुरू हो सकता है इनका इम्प्लोजन, कि ये लोग ओपनली डिजर्ट कर सकते हैं एंड गोइंग बैक टू मतलब जिस भी देश में, जिस भी उन तंजीम जो उनके नजदीक है वहां चले जाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, कि वहां से शुरू होगा पाकिस्तान आर्मी से पाकिस्तान का इम्प्लोजन। कपल्ड विद दिस इज कि जो
पाकिस्तान आर्मी की एक इमेज बन गई है पूरे पाकिस्तान में, आम लोगों के बीच में, कि ये लड़ने वाली फौज नहीं है, ये तो खाने वाली फौज है, चोर फौज है। एंड द वे उनके जनरल्स वगैरह का जो आई हुई है, लिस्ट आई है, जितने उन्होंने मॉल बनाया है, पूरे दुनिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, फूड चेन्स बनाई है अमेरिका में जाके, यहाँ वहाँ। तो एक देश की सेना को आम सिटीजन की नजर में एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट पाकिस्तान आर्मी अभी खो चुकी है। अभी हाँ, ये अलग बात है कि पाकिस्तान आर्मी अभी भी पॉलिटिक्स पे हावी है, पर ये सिर्फ एक जोर जबरदस्ती वाली बात है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से ब्लैकमेल करके, कुछ कमजोरियां हैं उनकी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की, उनको एक्सप्लॉइट करके, इंटरनल रेवेन्यूज को एक्सप्लॉइट करके वो अभी तक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे मतलब एक किस्म का हावी है। पर आने वाले समय में स्पेशली जब जो बिडेन साहब जा रहे हैं अमेरिका से, ट्रंप आ रहे हैं, पूरा एक सिस्टमेटिक चेंज होने वाला है। पाकिस्तान को भी ये दिखना चाहिए कि अभी ये वक्त खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, सवाल ये तो प्रॉब्लम पता है सबको कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अगर पाकिस्तान में होता इस वक्त तो मैं क्या करता। देखिए, वो हर हालत में इस वक्त किसी भी तरीके से अपने जो भारत की तरफ उसका बॉर्डर है वहां पे वो पीस चाहेंगे। वो अंडरहैंड डिप्लोमेसी, अब बोलिए कहीं से प्रेशर, ये वो है। इस वक्त वो चाइना पे भी डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज चाइना ने भी उनको एकदम बोल दिया है कि भाई चाइना ऑल्सो रियलाइजेस कि वो जो 60-70 बिलियन सी पैक में डूब गए, अभी हम उसमें से निकाल कैसे सकते हैं। एंड देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि चाइना ही पाकिस्तान को भेज दे सबसे पहले, बाकी बाद में आए, सबसे पहले चाइना ही भेज दे इस चक्कर में कि कुछ इन्वेस्टमेंट तो बाहर निकले। बिकॉज चाइनीज एंड ऑफ द डे दुनिया के सबसे बड़े पानिया हैं वो, दे आर बेसिकली बिजनेसमैन। हाँ। वो उनको लड़ाई तभी करते हैं जो बाइडेन का जाना और ट्रंप के आने से जोड़कर भी इस घटना को देख रहे हैं। साथ ही साथ सीपेक परियोजना को लेकर जो चीन ने अपना एग्रेशन दिखाया या फिर ये कह दिया कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर वो सुनिश्चित हो नहीं पा रहा, ऐसे में अपनी ही सेना को यहाँ तैनात करेगा। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिससे पाकिस्तान सरकार भी इस वक्त प्रेशराइज है। लेकिन इन सबके बीच में कैसे तालिबान बन गया है भस्मासुर, ये भी अपने दर्शकों को बता दें, और इसको लेकर जानकारी कुछ है वो शेयर कर दें अपने दर्शकों से। उसके बाद में अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम इस पर बात करेंगे। तालिबान कैसे बन गया है भस्मासुर, ये आप जानिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सरकार यहाँ पूरी तरह से बेअसर बनती हुई नजर आ रही है। पैठ बढ़ाता जा रहा है यहाँ पर तहरीके तालिबान, और अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो फौज है उसका कंट्रोल किसी तरीके से नजर आता नहीं। ऐसे में जब कंट्रोल खो जाए तो हालात कैसे होते हैं अंदाजा आप लगा सकते हैं। आतंकी संगठन को पालना अब यहाँ भारी पड़ रहा है, और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान के लिए ऐसे समझिए कि यहाँ सरदर्द भी बढ़ गया है, पाप सामने आ रहे हैं, और जो सांप पाले थे वो उल्टा पाकिस्तान को अब डसने का काम कर रहे हैं। आतंक परस्त होने के भारत के आरोपों पर अब यहां मोहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत को हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता रहा है, पाकिस्तान को सवालों के घेरे में खड़ा करता रहा है आतंक को लेकर। और आतंक एक ऐसी वजह जिसको लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर कई बार बेइज्जत हो भी चुका है, बेनकाब हो चुका है। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है उससे भी जोड़कर इन घटनाओं को देखा जा रहा है, जहां पाकिस्तानी फौज को हो रहा है बड़ा नुकसान, और स्थानीय लोग भी इससे अछूते कतई नहीं है। आखिर क्यों हमले कर रहा है टीटीपी, लगातार ये हमले क्यों सामने आ रहे हैं, ये भी आपके लिए जानना समझना जरूरी है। यहाँ पर हमलों की संख्या बढ़ना और पाकिस्तानी फौज में जो सैनिकों की जान जा रही है उसकी भी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आखिर क्यों टीटीपी लगातार हमले कर रहा है, या फिर क्यों यहाँ ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पाकिस्तान में जो हालात हैं, पाकिस्तान में इस्लामी शासन की मांग लगातार हो रही है। जो हालात बने हुए हैं, हथियार के दम पर सरकार गिराने का ऐलान भी किया जा रहा है, और ये इसका असर भी दिख रहा है। पाकिस्तान को इस्लामिक अमीरात बनाने की कोशिश यहाँ नजर आ रही है, और इसीलिए टीटीपी बार बार हमले कर रहा है। अफगानिस्तान की तर्ज पर ही इस्लामिक अमीरात यहाँ पर चाहता है टीटीपी, और इसीलिए पाकिस्तान को निशाने पर रखे हुए पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी ने जिहाद का एक तरीके से ऐलान कर दिया है। लड़ाकों से पाकिस्तानी सेना पर हमले करने के लिए कहा गया है, और उन हमलों का असर भी आप देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान में सैनिकों पर। पाकिस्तान में इस्लामी शासन की मांग कर रहा है, यानी कि जो अफगानिस्तान में हुआ वही पाकिस्तान में चाहता है। हथियार के दम पर सरकार गिराने का ऐलान भी किया, और ये जो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, इन हमलों का असर भी नजर आ रहा है। इस्लामिक अमीरात बनाने की कोशिश यहां पाकिस्तान को, और अफगानिस्तान की तर्ज पर ही यहां टीटीपी अपना वर्चस्व दिखाने और बढ़ाने की कोशिश, और इसीलिए पाकिस्तान में ये जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। अब ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान में आतंकी हमले
कब कब हुए हैं और कैसे ये बढ़ गए हैं। कुछ डेटा आपके साथ में हम शेयर कर लेते हैं। साल 2016 जब 526 आतंकी घटनाएं हुई, साल 2017 294 घटनाएं, साल 2018 जब 164 घटनाएं आतंकी हुई, 2019 जब 136 आतंकी घटनाएं हुई और 2020 जब 193 आतंकी घटनाएं यहां पाकिस्तान में हुई। हालांकि सबसे ज्यादा इस डेटा में 2016 की घटनाएं हैं और अब डेटा धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आता है। 2019 में सबसे कम घटनाएं हुई हैं, 2018 में भी अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो कम है, लेकिन 2020 में फिर से बढ़ गई। 2018 और 19 के बाद में 2020 में फिर से ये घटनाएं बढ़ गई और अब जिस तरीके से अभी की घटनाएं हैं, ऐसा लग रहा है कि लगातार पाकिस्तानी फौज को भी निशाने पर लिया जा रहा है। अब 2020 के बाद 2021 आ जाइए, जहां हुई है 268 घटनाएं, 2022 जहां हुई है 365 घटनाएं, 2023 527 घटनाएं और 2024 यानी कि अब मौजूदा साल में 480 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन इससे पहले वाले ईयर में यानी कि 2023 के साल पर अगर आप नजर डालें तो यहां बहुत ज्यादा घटनाएं घटी और अब 2024 में भी ये घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। अगर ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इन घटनाओं के बढ़ने का असर सीधे सीधे पाकिस्तानी फौज पर है, पाकिस्तानी सरकार पर है, स्थानीय लोग भी इस दर्द को झेल रहे हैं, तो इन घटनाओं को रोका कैसे जा सकता है। 2016 से 2024 तक का ये आंकड़ा हमारे सामने है। मेरे साथ में बाकी पैनलिस्ट भी हैं। जेके बंसल सर, 2016 से लेकर 2024 तक ये सिलसिला सबसे ज्यादा देखा जा रहा है 2016 में, और 2023 और 24 में ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। हाँ, बीच बीच में किसी ईयर में कम हुई हैं। 365 दिन होते हैं एक साल में और घटनाएं 500 के और 400 के ऊपर भी हैं। अंदाजा हम लगा सकते हैं कैसे दहशतगर्दी पाकिस्तान में है या कैसे बारूद के ढेर पर पाकिस्तान बैठा हुआ है। देखिए, आप थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2007 में स्वात घाटी के अंदर में जो ये तालिबान है, तालिबान ने उस समय एक लेडीज को फ्लॉगिंग की थी, कोड़े मारे थे, और वो इस तरह से जो इस्लामिक शरीया है वो कर रहे हैं। और करने के बाद में जो तालिबान है उसको किसने पाला पोसा, किसने ट्रेनिंग दी है? ट्रेनिंग दी है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ये समझता था कि ये जितने भी हक्कानी ग्रुप हैं या तालिबान हैं, ये इनके इशारे पे नाचेंगे। लेकिन जब ये अब उनका शासन हो गया है तो उन्होंने इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। आपको याद होगा कि जब सबसे पहले 2020 में जब ये अफगान या जो तालिबान ने इसको टेक ओवर किया था, तो सबसे पहले आईएसआई के चीफ वहां पे गए थे। उन्होंने जाके वहां पे बड़ी खुशियां मनाई थी। लेकिन इसके बाद में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो लगातार अटैक करता जा रहा है। 2022 तक इनके पास में एक जो सीज फायर थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो डूरेंट लाइन को मानते ही नहीं है और ये पूरा एरिया है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लामिक राज हो, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है। उनका मेन मकसद है कि इस्लामिक राज बनाया जाए और उसको इस्लामिक राज बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और बात यह है कि जो पाकिस्तान की सेना के अंदर में भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स ऐसे हैं जो इस बात को चाहते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी राज हो। तो पाकिस्तान की सेना बजाय लड़ने के या अपने युद्ध की प्रैक्टिस के वो बिजनेस करती है और अपना बिजनेस बढ़ाया हुआ है, तो उसकी क्षमता तो लड़ने की है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो वहाँ पे अंदरूनी जो बातें हैं कि हाँ यहाँ पे जो इस्लामिक स्टेट होना चाहिए, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरा जो है पाकिस्तान की जो करप्शन है, वो जैसे बलूचिस्तान का वो दोहन करते हैं, उनका शोषण करते हैं, इसी तरीके से जो पीओके का है वहाँ का शोषण करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर बड़ा अनरेस्ट है। और जब से ये जो इमरान की जो सरकार गई है उसके बाद में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ गई। तो सब कारण मिला करके पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। और खराब होने के अलावा यहाँ पे अभी जो पाकिस्तान के टुकड़े होना अब तदाज में ही समझा जा रहा है। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, सिंधी अपनी मांग कर ही रहे हैं, पीओके तो इंडिया का पार्ट है ही। तो अब रह गया क्या, उनके पास में पंजाब रह गया। तो इसको देखते हुए यहाँ पे हालात बड़े खराब हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब जो है ट्रंप के आने से जो इमरान खान को भी फर्दर सपोर्ट मिलेगी, और सपोर्ट मिलने से जो अभी इमरान खान को भी बहुत जो उनको एलिनेटेड किया गया है, हालांकि बेल दे दी गई है, लेकिन उनके घर का जो है वो तलाशी दी गई है कि वहाँ पे कोई टेररिस्ट तो नहीं छुपे हुए हैं। वो उनका घर का जाके तलाशी लेने के बाद में ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने वो पाकिस्तान में जो अभी पीओके में इन्होंने कोई ऑर्डिनेंस लगा दिया है कि आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उनको करने के लिए
लेकिन उसके बाद में वहां पे भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी प्रति को जला दिया गया है। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक है वो तो बिल्कुल खस्ता हालात में ही है, लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत खराब है, और जो रेटिंग है वर्ल्ड में उनकी बहुत खराब, 143 कंट्री के अंदर में जो रेटिंग हुई है इनका 144वां नंबर है, मतलब थर्ड जो है वर्स्ट कंट्री है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। तो इस तरह से पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। और अब इन अभी पाकिस्तान जो के खराब हालातों के बीच में क्या निष्कर्ष निकालेगी पाकिस्तान सरकार, क्या फैसला करती है पाकिस्तानी सेना, ये देखना दिलचस्प रहेगा। मेरे साथ में संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं और साथ ही साथ जावेद राणा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। जावेद राणा जी, पाकिस्तान से जो रह रहकर खबरें सामने आ रही हैं वो परेशानी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। किसी भी देश की सेना अगर इस कदर नुकसान झेलती है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा और वहां सेना के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती होगी। एक महीने में करीब 50 सैनिकों को खो दिया, 2 दिन में 29 सैनिकों की बहुत निर्मम तरीके से मौत हो गई है। क्या कर रही है पाकिस्तान सरकार और क्या तैयारी है पाकिस्तानी सेना की? देखिए, पहली बात जो आपके पहले गेस्ट जो एक एनालिसिस दे रहे थे कि पाकिस्तान के खुदा न खास्ता कोई टुकड़े होने वाले हैं, ये बहुत मिसलीडिंग है। इससे काइंड ऑफ फैंटेसी जो शायद सिर्फ हिंदुस्तान में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके यहाँ एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करके आप देख रहे हैं। जो बड़ी पिक्चर में मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बात ये कि जो केपी के अंदर जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो जो बातें करते हैं जी कि हम पाकिस्तान के अंदर कोई इस्लाम नाफज कर देंगे, ये सारे का सारा ड्रामा है। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मीडिया के अंदर या किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अंदर मुबालगा राय के तौर पे एग्जैजरेट करके बताई जाती है। आप देखें जो इनके माजी में मुज़ाकरात होते रहे हैं पाक हुकूमत पाकिस्तान के साथ, आप जब उनके मुतालबात की तरफ देखेंगे तो आपको इस्लाम कहीं नज़र नहीं आएगा। उनके बुनियादी मुतालबात क्या हैं कि देखें जी, जो है हमें हमारे जो बंदे जो हैं रिलीज़ कर दें, हमें ये कंपनसेट कर दे, हमें इतने पैसे दे दे। इससे ज्यादा उन लोगों के मुतालबात नहीं है। लेकिन केपी में जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, और मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानी हुकूमत एक के बाद दूसरी फौजी हुकूमतें ये सब नाकाम हो रही हैं। वो ये है कि आपने कहा कि एग्जेजरेट कर दिया है इस प्रॉब्लम को, तो आप रियल पिक्चर बता दें, क्योंकि आप तो सीधा पाकिस्तान से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मुझे बता दें कि पाकिस्तान से बांग्लादेश क्यों अलग हुआ, उस वक्त क्या हालात थे, और आज बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों है? Let's have a dispassionate analysis without any sentimental, without any preconceived bias. क्या बलूचिस्तान में लोग असंतोष नहीं है उनमें? अच्छा, अब सुनते जाए ना, अब मुझे बात करने दें। ठीक है। बलूचिस्तान का बांग्लादेश के साथ या केपी का बांग्लादेश के साथ किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जो बांग्लादेश है वो हिंदुस्तान के बीच में था और पाकिस्तान से बहुत दूर कटा हुआ था, और वहां पे अपराइजिंग हुई जो कि उस वक्त की जो हमारी पावर लीड थी, जो उस वक्त की फौजी हुक्मरान थी, उनकी गलतियां थी जिसकी वजह से 2 भाइयों में जुदाई हुई है और हिंदुस्तान ने उससे फायदा उठाया। ये पाकिस्तान का उस वक्त का एक इंटरनल प्रॉब्लम था जिसने हिंदुस्तान में फायदा उठाया। जहां बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का तकरीबन 44% जो इलाका है जो पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कोई 12 से 13 मिलियन है। पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है ओवरऑल वो 240 मिलियन है। बलूचिस्तान जो है वो बहुत यानी कि बड़ा इलाका है, उसमें एक जो उनकी आबादी है वो थोड़ी थोड़ी आबादी के टुकड़े हैं जो फैले हुए हैं। और फिर उसमें जो बलोच हैं वो बड़ा स्लाइटली मार्जिन है, शायद कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो मेजॉरिटी में भी नहीं है, कोस्टल बेल्ट के साथ है। पश्तून है, बाकी दूसरी जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं। अगर सपोजिटली अगर हम ये करीबन उसमें 10% के करीब 5-10% के करीब जो बलोची हैं उनकी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ रिजेंटमेंट है। अच्छा हुआ कि आपने बताया। अच्छा ये मुझे बताइए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, आबादी के लिहाज से वहां जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए क्या है? क्या नाराजगी सीपेक परियोजना को लेकर बलूचिस्तान के लोगों में इतनी ज्यादा क्यों है? वो कह रहे हैं अपने ही देश के लोगों की आप अनदेखी कर कर चीनी नागरिकों को यहाँ रख रहे हैं, उन्हें काम मिल रहा है, उन्हें फायदा मिल रहा है, यहाँ इतना ज्यादा असंतोष है, तो क्या सरकार को बात नहीं करनी चाहिए? देखें, ये जो बातें आप करें बिल्कुल ठीक है कि जो बड़ी पिक्चर है कि बलूचिस्तान के लोगों को वो बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे जो उनका हक है। उनका जो मिनरल्स के ऊपर राइट्स हैं,
जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसको वायोलेट किया जा रहा है। और वहां पे जो हमारे जो हुकूमत पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट है, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इस वक्त हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो अनरिप्रेजेंटेटिव है। ये एक धांधली की पैदावार है, फोर्जरी की पैदावार है। इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो तब्दील हुए हैं। जो वो आज की जो अपोजिशन पीटीआई है, इमरान खान, वो 2/3 अक्सियत से जीती हुई है। इलेक्शन के रिजल्ट को फोर्ज किया गया। तो जब हुकूमत अनरिप्रेजेंटेटिव होगी, अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी, तो जो दूसरी हुकूमत है वो हर वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ के चक्कर में है कि मैंने अपने आप को बचाना कैसे। अवाम सारी की सारी जो है वो इमरान खान के पीछे है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं लाई जा रही जिससे इन लोगों के साथ मज़ाक़ात किए जाएं। जावेद जी, अगर किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी लंबे वक्त से, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो खैबर पख्तूनवा है, उधर पीओके के लोगों में लगातार नाराजगी है, उनकी आवाज दबाने के लिए सरकार ने अलग अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अगर इतने प्रदर्शन इतने बड़े स्तर पर होते हैं तो क्या ये किसी भी मुल्क के लिहाज से ठीक है क्या? देखें, आप अगर हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन कर लें, आपके मुल्क की जो इकोनॉमी थी अर्ली 90s में, वो पाकिस्तान के साथ अभी मिलती जुलती है, लेकिन हिंदुस्तान ने रिकवर किया उसको। फिर आप देखें आपके अपने मुल्क में जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहां पे क्या कंडीशंस हैं? क्या हिंदुस्तान टूट गया है? नहीं टूटा है। ये बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, ये इस किस्म के मसाइल आते जाते रहते हैं। टूटने की बात बाद में करेंगे, पहले बताइए नॉर्मल कैसे होंगी चीजें। देखिए, इशू ये है, बड़ी पिक्चर देखें, हम बड़ी पिक्चर देखते हैं। स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, अगर सपोजिडली फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट 13 मिलियन लोग, 44% जो पाकिस्तान की टेरिटरी में सारे भी हॉस्टाइल हो जाए ना, तब भी बलूचिस्तान अलहदा नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के साथ अफगानिस्तान लगता है, जिसकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है। बलूचिस्तान के साथ ईरान लगता है, जिसकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। बलूचिस्तान के साथ हिंदुस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है। और इस वक्त देखिए, इस वक्त यानी आप ये किसी भी तरीके से साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, जैसी स्थिति नहीं है। मुझे बताइए, चीन और पाकिस्तान को यूं ही तो हम एक जैसा कहते हैं। चीन पाकिस्तान को जानते हैं एक जैसा हम क्यों कहते हैं? चीन जब गलवान घाटी में जो टकराव हुआ था, उसके बाद चीन ने ये तक एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनके सैनिकों की जान गई है। शहीद का दर्जा देना तो बहुत दूर की बात है। और अभी भी जो घटनाएं घट रही हैं एक के बाद एक, पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें सम्मान देना तो दूर, जो सैनिकों के शव हैं उन्हें गधों पर लाद दिया गया। किसी भी मुल्क के लिए ये कितना ज्यादा शर्मनाक है, आप सोच सकते हैं। देखिए, उसकी वजह यह है कि वो गधों पे वाली जो बात आप कह रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं उस इलाके में, केपी का जो इलाका है, बॉर्डर रीजन है, मैं उसमें वहां पे खुद गया हूं। उस इलाके में आपकी कोई गाड़ी चल ही नहीं सकती। आपको या तो जो डेड बॉडीज को शोल्डर के ऊपर लेकर आना पड़ेगा, या आपको कोई ना कोई गधे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इट्स अ कंपल्सिव कंडीशन। आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान फौज के पास गाड़ियां नहीं है? ये मजबूरी है। वो दिस इज अ ज़िगज़ैग टेरेन। यानी आप हर एक्सक्यूज का जवाब दे देंगे। उसका जवाब एक तरीके से मैं आपको दूं। जम्मू कश्मीर से भी सुनिए ना जावेद राणा जी, जम्मू कश्मीर से भी और हिंदुस्तान के अलग अलग जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर जगह रोड है। यहाँ पर भी दुर्गम इलाके हैं, यहाँ पर भी पहाड़ों के बीच में रास्ते हैं जो जिगजैग भी है, और जहां चलना आम लोगों के लिए भी मुश्किल है। बर्फबारी भी खूब हो जाती है, लेकिन वहां से भी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। जब जहां मुश्किल कंडीशन में कोई फंसता है ना, तो सेना के जवान भी और आम लोग भी कंधों पर लाद कर लोगों को ले जाते हैं वक्त पर, ताकि उनका इलाज हो सके। या फिर किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में गधों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होता। और शहीदों को किस तरीके से यहाँ सम्मान दिया जाता है, वो तस्वीरें दिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। We are landing into a very irrelevant debate जहां पे it looks like you are trying to settle some irrelevant लगेगा आपको लगेगा, क्योंकि बात सूटेबल नहीं है। संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में है। संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, और जैसे I will leave this discussion. Let me finish. Logistically, it is not possible. It could not have been done. और आपने